हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। हमारा वीकली शो हर सोमवार को हमारे मित्र नयन पारिक जी के साथ। नयन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि हमारे मित्र जानते हैं कि नयन पारिक जी भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिक गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। बहुत सारी राज्य सरकारों के लिए एडवाइजर का भी काम करते हैं और साथ में देखा जाए तो कई इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाते भी हैं और उनके कीनोट एड्रेसेस भी होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे रूबरू होने का हर हफ्ते सौभाग्य मिल जाता है, हर सोमवार को, और सीखने का मौका मिलता है। तो रोजी रोटी हमारे लिए और हमारे चैनल्स के लिए एक किस्म से एक ट्यूटोरियल है जो हम हर हफ्ते नयन भाई से सीखते हैं। दोस्तों, इस बार एक ही विषय है। आप तो जानते हैं कि दुनिया भर में यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। परेशानियां बहुत हो चुकी हैं। इसमें कुछ परेशानियां भारत सरकार के लिए भी हैं, कुछ भारत के लिए है। मैं दोनों को अलग करके देखता हूं और इसको कल मैंने एक टेलीविजन के एक न्यूज़ प्रोग्राम के अंदर भी मैंने कहा था कि आप हमारे देश की जो प्रतिक्रिया है, जो यूनाइटेड नेशन में है या कहीं और है, उसको दो टुकड़ों में आप देखिए कि भारत का जनमानस क्या सोच रहा है और भारत की सरकार क्या सोच रही है, और दोनों में भेद है। क्योंकि भारत की जनता दुनिया की बाकी जनता की तरह, जहां बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं सभी शहरों में, इवन रशिया में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं जहां पे रशिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और हम भारत के लोग भी रशिया के साथ नहीं है। यूक्रेन के मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, असहाय लोगों के साथ, हेल्पलेस लोगों के साथ में है, और सारी दुनिया उनके साथ खड़ी है। और आज पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आज इकोनॉमी के अंदर यूक्रेन और रशिया दोनों ही हमारे पार्टनर रहे हैं। यूक्रेन से हमारे पास न्यूक्लियर सप्लाईज आती हैं, एडिबल ऑयल्स आते हैं, क्योंकि यूक्रेन काफी बड़ा सनफ्लावर का प्रोड्यूसर है। इसके अलावा व्हीट प्रोड्यूसर भी है, और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स आते हैं। साथ में कुछ रेयर मेटल्स हैं जो वहां पर रशिया में और यूक्रेन दोनों जगह पैदा होते हैं, तो वो आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और वेरिड इंडस्ट्री में काम आते हैं। रशिया से हमारे हथियार आते हैं। अब स्विफ्ट की सैंक्शन होने के बाद ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, हम कैसे व्यापार करें। कुछ बुरी खबरें भी आ रही हैं, और वो ये हैं कि भारत के छात्रों को, स्टूडेंट्स को यूक्रेन में मारा पीटा जा रहा है, बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वो इसलिए कि भारत लगातार यूनाइटेड नेशन के अंदर रशिया का साथ दे रहा है, और उससे वो इंडियन से घृणा कर रहे हैं। हालांकि ये इंसिडेंट अभी आइसोलेटेड है, लेकिन काफी मात्रा में हो रहे हैं, जो बड़े दुख का विषय है, क्योंकि हमारे लिए तो यूक्रेनियंस भी मित्र हैं और बाकी दुनिया वाले भी मित्र हैं। तो मेरी इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर वहां तक ये पहुंच पाए, तो मेरी यूक्रेनियन भाई बहनों से निवेदन है कि सारा भारत आपके साथ है। जो सरकार का रुख है, उस सरकार का रुख है, उस पर मत जाइए। आम भारतवासी होने के नाते, लाइक एन इंडियन, we are with you, we are with your cause, and we pray that you don't lose this battle, and let there be some kind of respectable conclusion to this battle, so that there is a once again the peace prevails in your land also, and also in the world. This is our prayers also and our request also. भारत की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बिल्कुल दो खांचों में बट गई है, दो गुटों में बट गई है। कब तक भारत तटस्थ रह पाएगा, कब तक भारत अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि हम इस युद्ध को नहीं मानते हैं या यह युद्ध बुरी चीज है। ये भारत ये कहने से भी डर रहा है। इक्वेशंस सरकारों के बीच में और आम जो देशवासी होते हैं उनके बीच में अलग होती हैं, तो हमें उसको अलग रूप में देखना चाहिए। अब भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, इस पूरी की पूरी एक तरह से एक नई कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये नहीं कहूंगा कि स्टार्ट होने जा रही है, ये स्टार्ट हो गई है। दुनिया बट चुकी है। कहीं ना कहीं भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सैंक्शंस रशिया पे लगे हैं, किसी और देश पे, उसकी गर्मी, उसकी आहट, उसकी हीट जो है इंडिया के ऊपर भी पड़ेगी। नयन भाई, क्वेश्चन तो नहीं है कोई, लेकिन आपकी टिप्पणी, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। आपने सही कहा दिनेश जी, और आपके तो कई वीडियो मैंने इस सब्जेक्ट पे देखे हैं। आप इसके अभ्यासु हैं, आप इस पे एक पकड़ रखते हैं, और
लास्ट सोमवार को इनफैक्ट हमने जब ये रोजी रोटी का कार्यक्रम किया था तब हमने एक इच्छा जताई थी कि हो सके ये युद्ध ना हो। और इनफैक्ट हम तो वो सोच रहे थे कि अगले मंडे जब बात करेंगे तब होपफुली ये खतरा टल गया हो, पर ये हुआ नहीं। ऊपर से जो हमारा डर था वो थोड़ा सा सही हो गया कि गुरुवार को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। और मेरे ख्याल से रशिया भी जो मानता था इतना आसान ये युद्ध रहा नहीं उनके लिए। एक हमारे पास जो लास्ट मॉडल था कहीं अफगानिस्तान वाला कि भाई ब्लडलेस कू, और यदि आप चाहते हैं कि जो रशिया चाहता है कि भाई एक प्रेसिडेंट और एक राज्य ऐसा हो जो कि उनके साथ दोस्ती बना के चले, उनके जो ऑब्जेक्टिव है उसके आसपास चले, और उसके लिए जो वो कोशिश कर रहे थे एक स्विफ्ट चेंज ऑफ पावर, वो नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से जो ये युद्ध हुआ उसमें पहले तो ये भी था कि अमेरिका, यूके, जर्मनी, पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा नाटो इनके साथ रहेगा युद्ध में। वो यूक्रेन के साथ नहीं रहे। वो एक थोड़ा सा इक्वेशन बदला क्योंकि अमेरिका ने तो अपने ट्रूप भी वहाँ आसपास में ले रखे थे, वो सब वापस चले गए। तो इसीलिए जो अमेरिका का कोऑपरेशन, अमेरिका का जो सपोर्ट, अमेरिका का जो कहना था कि हम यूक्रेन के साथ रहेंगे, वो संभव नहीं हो पाया। और वो बुरा है यूक्रेन के लिए, अच्छा है मैं समझ रहा हूँ वर्ल्ड पीस के लिए। यदि अमेरिका भी अपने 5-10 हज़ार आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ झोंक देता तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाने की एक जो हमको आशंका थी लास्ट वीक जब हमने बात की थी, वो मेरे ख्याल से अभी लग रहा है कि वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग इनटू दिस फाइट। तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी तक ऐसा लग रहा है कि रहेगी। आगे तो देखिए ये तो युद्ध है और हर क्षण कोई ना कोई मिलिट्री डेवलपमेंट, कोई ना कोई डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट, वो सब होता रहता है। पर अभी मुझे लग रहा है, और अगले मंडे फिर इसको देखेंगे हम लोग, कि एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर की संभावना मेरे हिसाब से कम लग रही है। तो एटलीस्ट एक अभी वो अभी अभी एक इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास नयन भाई, जी मैं जी बता देना चाहता हूं कि रशिया ने कल न्यूक्लियर वेपन्स की वर्कफोर्स को डिप्लॉय कर दिया। हाँ और एक तरफ अभी वो बातचीत की पेशकश कर रहा है यूक्रेन के साथ बेलारूस के बॉर्डर के ऊपर वहां पर। दूसरी साइड में अभी पुतिन साहब अपनी न्यूक्लियर वर्कफोर्स के अलर्टनेस का, प्रिपेयर्डनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए निकले हैं। जस्ट नाउ दैट आर दे ऑल रेडी। तो ये नहीं पता लग रहा है कि पुतिन क्या कह रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। ये बड़ा एक डिसेप्टिव टाइप की चीज हो रही है कि एक तरफ आप टॉक करने जा रहे हैं और एक तरफ आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं कि योर एवरीथिंग इज इन प्लेस राइट नाउ एंड जस्ट वन ट्रिगर, व्हाट वी कॉल इज अ ब्रीफ केस टेक्नोलॉजी, that trigger point is in briefcase of Putin, where if he press that one button, things go everywhere. हाँ जी, आप अपनी बात अब आई जारी थिंक आपने ये सही, आई थिंक एज वी टॉक्ड, आई थिंक आपका फोन कहीं आपको इंटीमेट करा कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और ये अच्छा हो गया क्योंकि ये भी डेवलपमेंट हम लोग अपनी चर्चा में ले लेंगे कि एज वी स्पीक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। और पुतिन साहब का बहुत ही अग्रेसिव स्टैंड रहा है इसमें। और जैसे आपने कहा एक साइड पे पहले तो यूक्रेन तैयार भी नहीं था वहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए, क्योंकि जो देश में ये चर्चा होने जा रही थी वो भी रशिया का काइंड ऑफ एलाई रहा है। वहाँ से उनके फोर्सेस ने यूक्रेन में अपना प्रवेश किया था। पर फाइनली एटलीस्ट ये चर्चा हो पाई। पर सामने जैसे आपने कहा, एक तो पहले उन्होंने कल बोला कि भाई आप न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट करने का, और दूसरा इंस्पेक्शन कराने का। तो ये तो खुद जब इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तब तो मेरे ख्याल से एक इसको और भी थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा, ये यदि कोई पहली ट्रिगर चलती है इसमें, किसी से भी चले, तो पूरे विश्व के शांति को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि सब ने ये साइन कर रखा है कि पहला यूज वो नहीं करेंगे। पर यदि एक बार पहला किसी ने यूज कर लिया, उसके बाद क्या हो सकता है वो तो हम लोग कल्पना करने से भी कतराते हैं। क्योंकि फिर विश्व की शांति तहस नहस होना ऑलमोस्ट तय है। और ऐसे देखा जाए तो आई थिंक इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए कि यदि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की और तो बात नहीं चली जाएगी। क्योंकि एक भी न्यूक्लियर यदि काइंड ऑफ वो ट्रिगर आ गया,
फिर क्या होगा उसका अंदाजा लगाना हमारे सबके लिए बड़ा मुश्किल है। कल और नयन भाई, कल लेट नाइट को एक कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है कि क्योंकि क्रूड की कीमतें 104 105 डॉलर के आसपास चल रही हैं, सरकार की ओर से एक वक्तव्य आया है, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर का, कि हम कीमतों को यथावत बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि कल के ही पेपर में था और आज के पेपर में भी है कि गवर्नमेंट हैज बीन इन फुल कंट्रोल ऑफ राइट नाउ द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम गुड्स, और वो अब मार्केट फोर्सेस पे फिलहाल इन कंडीशंस में नहीं छोड़ेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर का ये वक्तव्य कि कीमतों को काबू में रखा जाएगा जो जनता तक पहुंच रही हैं, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसलिए मैंने आपके सामने ये आपको ये इन्फॉर्म किया है। आप इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, बहुत आपने अच्छा किया कि ये मुद्दा सरकार का मतलब एक पॉजिटिव स्टैंड दिखाता है कि भाई, वरना समझिए कि 104 105 को क्रॉस कर गया यदि क्रूड, तो हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन होगी। हमारे इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी महंगाई एक स्वरूप ले चुकी है भयानक, वो आगे यदि ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। और ये 104 तो एक ट्रेंड दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि 104 पे रुक जाएगा। यदि रशिया को बिल्कुल, आपने जैसे कहा, आज की खबर है, कल की खबर है कि भाई उनके अकाउंट्स भी सब स्विफ्ट कोड वगैरह फ्रीज होने जा रहे हैं, तो पहले जो एक बार 100 के ऊपर जाके क्रूड नीचे आ गया था, वो ये था बेसिस पे कि भाई शायद क्रूड को ये सैंक्शन से बाहर रखेंगे। पर यदि पूरे रशियन पेमेंट मैकेनिज्म को, स्विफ्ट कोड वगैरह को एक्सेस डिनाई कर देंगे, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, वो एक देखने वाली बात है। मैं समझ रहा हूँ रशिया पे भी दबाव है, क्योंकि रशियन बैंक्स है, रशियन जो रिच बिलियनर्स है, वो सभी भी कह रहे हैं, रशिया में खुद में भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं युद्ध के खिलाफ। तो हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई एक गुड सेंस वुड प्रिवेल, और प्रेसिडेंट पुतिन वुड टेक डिसीजंस विच आर मोर ह्यूमन, मोर सेन एट दिस स्टेज, जबकि हम कोरोना से पूरा विश्व बाहर आ रहा है। तब ये दूसरे झटके का, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कोरोना का एक और लहर ना आ जाए, पर कोरोना से भी एक करारी लहर जो इसके द्वारा शुरू हुई है, वो एक विश्व को कहाँ ले जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है सोचना। पर यदि इकोनॉमी की बात करें, और इंडियन इकोनॉमी पे इसकी क्या असर होगी, वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या असर होगी, तो कोई भी युद्ध जो है वो पॉजिटिव खबर तो लाता ही नहीं है। एक और चीज, जो मैं है वो इकोनॉमी को, दर्शकों की कुछ मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं तो मैं जोड़ देता हूं। वो पूछ रहे हैं स्विफ्ट बैंकिंग चैनल्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो इंटरनेशनल जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके लिए एक ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसको कहा जाता है, स्विफ्ट, जिसके थ्रू जो पेमेंट्स हैं, ये एक किस्म का गेटवे है जिसे आप कह सकते हैं, जो एक आम भाषा मोटा मोटा कह सकता हूं, जिसके द्वारा आप अपना पैसा दूसरों को भेज सकते हैं, दूसरों का पैसा आपके पास आ सकता है, और वो भी फास्टेस्ट मोड के अंदर। हालांकि दुनिया में कुछ और मोड भी हैं इस किस्म के ट्रांजैक्शन के, लेकिन ये सबसे एक पॉपुलर मोड माना जाता है जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन होती हैं। और इसके ऊपर बैन लगाने का तात्पर्य ये होता है कि रशिया से जो ट्रांजैक्शंस इमर्ज होंगी वो बैन हो जाएंगी, और उनको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि किस ढंग से ये ट्रांजैक्शंस पूरी की जा सके। और ये बहुत बड़ी हार्डशिप पैदा करेगी उन लोगों के लिए जो रशिया के साथ अपने व्यापार करते हैं, उनसे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये थी दर्शक मित्रों आपने जो पूछा उसके लिए जानकारी। जी नयन भाई। नहीं, सही बात कही दिनेश भाई आपने कि स्विफ्ट इज व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर मनी स्विफ्टली इन अ वे, कॉमन भाषा में यदि कहा जाए तो ये कोड की जरूरत होगी। जैसे हमारी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अहमदाबाद से कहीं रशिया में अपने प्रोडक्ट भेज रही है, और रशिया का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब 3.3 बिलियन है, और इंपोर्ट है करीब 8.5 बिलियन, क्योंकि हमारा उसमें से समझिए 4+ बिलियन तो क्रूड का ही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो ये यदि आपने, जैसे फार्मा कंपनी ने कोई एक्सपोर्ट किया रशिया को, तो पहले तो ये कि रशियन कंपनी को जो ईसीजीसी का कवर था, मतलब कि यदि वो कंपनी आपको पे नहीं करती तो ईसीजीसी, हमारी एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी कॉरपोरेशन, आपको पैसा देगी, वो कवर अभी हट गया है। और दूसरा ये कि स्विफ्ट कोड भी यदि बैन हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रशियन कंपनी पैसा देना भी चाहे तो दे नहीं पाएगी। तो इसीलिए आपको एक्सपोर्ट करने से रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि न तो एक्सपोर्ट ईसीजीसी का कवर है, न कोई गारंटी है, और रशिया यदि पार्टी चाहती है तो भी आपको दे नहीं पाएगी।
क्योंकि वो स्विफ्ट कोड, दिस इज इनफैक्ट सैंक्शन की बात ही ये है कि भाई इकोनॉमिकली अब यदि आप मिलिट्री वाइज हमला नहीं करते हैं रशिया पे, तो और दूसरा क्या करारा जवाब हो सकता है, तो आप उनसे ना कोई एक्सपोर्ट करेंगे ना कोई इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो है वो इंटरनेशनली उनको एक स्टेंगुलेट करने का मामला है कि भाई वो हवा ना ले पाए, उनके ना एक्सपोर्ट हो पाए ना इंपोर्ट हो पाए। ये संदर्भ में स्विफ्ट कोड का बंद करना, और उसके साथ ही ये भी खबर थी, जैसे आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म में पुतिन सोच रहे हैं कि वो एक जैसे अल साल्वाडोर ने किया है वैसे ही क्रिप्टो को लीगलाइज करे, और इस पे अभी विचारणा चल रही है, शायद हमारे मंडे तक नेक्स्ट खबर आ जाएगी कि वो लोग लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो को, एंड दैट वुड ओपन अप अनदर वे ऑफ पेमेंट विथ रशिया। तो एक थोड़ा सा वो रास्ता हो सकता है, पर अभी तो ये सैंक्शन का असर होगा क्योंकि स्विफ्ट कोड का उनका कोई भी व्यवहार अब नहीं हो पाएगा। यूक्रेन का, पर देखिए यूक्रेन का है वो हमारे साथ ट्रेड है करीब 2.5 बिलियन का, तो हमारा जो टोटल ट्रेड है उसका कहीं आधे परसेंट का, तो इसीलिए ट्रेड वॉल्यूम वाइज बहुत ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि आधा परसेंट ही है। नयन पर जो भाई, उसके चीज अंदर होने जा रही है जी, एडिबल ऑयल बस और बस न्यूक्लियर सप्लाईज है, एग्जैक्टली, हमारे रिएक्टर की जो बस वाइटल सप्लाईज है वो बिल्कुल यूक्रेन से होती है हमें। बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई एक भी चीज यदि आपको हार्ट को एक टाइम के लिए भी ब्लड ना पहुंचे तो आपका मरना निश्चिंत है। ऐसे कितना ब्लड पहुंचता है हार्ट को वो जरूरी नहीं है, पर पहुंचे। तो हमारे यहाँ भी ये इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो हम करने जा रहे हैं वहां से इंपोर्ट, वो हमारे लिए कितना क्रूशियल है उसको देखना जरूरी है, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स है वो देखना जरूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ हमारे जो जो ट्रेड है वो सब असर में आएंगे। हमारा क्रूड जो है वो यदि महंगा होगा तो इवन सरकार, यदि फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हम लोग लोगों के लिए प्राइस वही रखेंगे और वो जो इंक्रीज है वो पास ऑन नहीं करेंगे, तो भी समझिए कि उनकी आय कम होगी, और यदि उनकी आय कम होती है तो कोई ना कोई ऐसे ही हम सोशल सेक्टर पे इस बजट पे ज्यादा नहीं कर पा रहे। तो अभी ये होगा तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बजट पे डिफेंस तो काट नहीं सकते हैं। इनफैक्ट जर्मनी ने पहली बार डिफेंस का अभी एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, तो कटेगा क्या फाइनली? यदि एटलीस्ट प्राइस ऑफ ऑयल महंगा नहीं होगा, पर साथ में बाकी की चीज यदि महंगी हो जाती है या सोशल सेक्टर जो है उसके लिए स्पेंडिंग कम हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत क्रिएट करेगा। पर एटलीस्ट इन्फ्लेशन को थोड़ा सा राहत मिलेगी यदि हम लोग प्राइस, और देखिए ऑयल प्राइसेस है उसकी कास्केडिंग इफेक्ट होती है, क्योंकि आप जो भी कंज्यूम करते हैं उस पर आप न सिर्फ अपना पेट्रोल डलवाते हैं तब, पर जो भी चीज कंज्यूम करते हैं सब में डीजल का कोई ना कोई तरीके से असर होता है। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट कम करने का सरकार का प्रयास हम लोग समझ रहे हैं, वो पॉजिटिव होगा। पर साथ में कहीं ना कहीं उनको अपनी कटौती करनी पड़ेगी। मेनली मेरे ख्याल से जीडीपी पे जो इसका असर होगा, उसके कारण सरकार की रेवेन्यू कम होगी, उसके कारण उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जो उनका जोर था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एलआईसी का आईपीओ वगैरह क्या हालत होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स आर ऑलरेडी बिहेविंग इन अ वेरी वेरी काइंड ऑफ टर्मोइल मैनर। एफआईआई वापिस चले जाएंगे, तो इसीलिए इसके जो सब पूरे विश्वगामी परिणाम होंगे। आपने जैसे कहा पुतिन जी अब वहां जाके अपना इंस्पेक्शन करके क्या न्यूक्लियर का बोलते हैं, फिर उन्होंने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कर दिया, तो ये सबसे अब विश्व जो है वो एक बहुत ही, उस विश्व शांति जो है वो एक बहुत ही नाजुक मकाम पे आ गई है, और कोई भी कहीं किसी का भी दुस्साहस मेरे ख्याल से पूरे विश्व को एक अंधाधुंध वातावरण में धकेल सकता है। बिल्कुल। इवन कल मैं एक सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू देख रहा था टेलीविजन न्यूज चैनल के ऊपर, जहां पे उन्होंने बिना लाग लपेट के पुतिन के लिए मैड डिक्टेटर का वर्ड यूज किया है, कि एक पागल सन की डिक्टेटर जिसे आप कह सकते हैं। और ये वर्ड तो अब दुनिया में बहुत जगह यूज हो रहा है उसके लिए, खासतौर से इवन रशिया के अंदर जो हजारों लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हाथ में तो जो प्ले कार्ड्स हैं उसके ऊपर किलर पुतिन लिखा हुआ है, हत्यारा पुतिन लिखा हुआ है। बल्कि वो तो जो हमारे द्वारा दिए जो वर्ड यूज किया गया है कि मैड पुतिन, ये उससे काफी ऊपर चले गए हैं। ही इज बीइंग नाउ रैंक्ड विद द हिटलर एक्चुअली, कि नाजीवाद जो होता है, एक फासिज्म जो होता है, कि जहां पर उसको एक हत्यारा पुतिन कहा जा रहा है। और ये वर्ड्स दुनिया के कोने कोने में जो प्ले कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, मेलबर्न हो, बाकी ऑस्ट्रेलिया के बाकी सिटीज हो, बुडापेस्ट हो, या फिर यूरोपियन सिटीज हो, अमेरिकन सिटीज हो, हर जगह पे
एक प्ले कार्ड बड़ा कॉमन है उसमें जिसके ऊपर लिखा है किलर पुतिन। तो ये कहीं ना कहीं भारत भी लगता है कि इधर कुआं उधर खाई बीच में फंस गया है, एक धर्म संकट में है। भारत एक ऐसे चक्रव्यूह में है जहां से भारत के लिए निकलना मुश्किल हो गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो महाभारत जब हो रही होती है ना, तो आपको सेंटर लाइन नहीं मिलती है, आपको कभी ना कभी एक पक्ष लेना पड़ता है, या लेफ्ट में या राइट में। फिलहाल तो भारत अपने आप को न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन ये न्यूट्रलिटी कब तक चल पाएगी भारत की, ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा नयन भाई, और भारत की इकोनॉमी पे, हमारी घर गृहस्थी के ऊपर आम क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इन्फ्लेशन कुछ भी करेंगे आप बढ़ेगा, और उसको अब कंट्रोल करना ऑलमोस्ट असंभव हो गया होगा, क्योंकि आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी एक हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। पर समझिए कि यदि कोई ये 110 120 डॉलर को क्रॉस कर गया, तो जो कि असंभव नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी वो एक हमारे लिए, सबके लिए देखना मुश्किल है। और फाइनली कितना सरकार अपने आप पे ले पाएगी वो भी एक देखने वाली बात है। मैं समझ रहा हूँ उसके साथ साथ हमारी फार्मा कंपनीज जो हैं वो भी थोड़ी सी असर में आ जाएगी, क्योंकि वो उनका एक्सपोर्ट वहाँ जो है वो असरग्रस्त हो जाएगा। आपने जैसे कहा, हमारे जो क्रूशियल इंपोर्ट है वो नहीं होंगे, तो उसके कारण जो जो हमारी इंडस्ट्री उस पर निर्भर करती है उसको तकलीफ हो जाएगी। तो वॉल्यूम वाइज इट मे नॉट बी टू मच, पर देखिए क्रूड का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग पेट्रोल और डीजल का एक अपना मुहिम कर सकते हैं कि हम लोग कम यूज करेंगे, हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ छोटी लेंगे, हम लोग हो सके तो जहाँ पॉसिबल है वहाँ पैदल चलेंगे, हो सके तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। हम अपने तरीके से रोजी रोटी देखने वाले हमारे जो दर्शक है वो तो और भी सुज्ञ है, समझदार है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि यदि हम लोग जो भी अपने से बन पाता है, एक छोटी सी बात हमारे से बन पाती है, और एक समंदर में एक बूंद जैसा हम यदि काम कर सकते हैं, तो वो करने का मेरे ख्याल से एक समय आ गया है। और पूरे देश में वो जागरूकता लाने का भी समय आ गया है कि क्रूड जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न हो सकता है, और उसको हैंडल करना हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम सब थोड़ा सा समझ लें कि अपना 25% यूज कैसे कम करें, हम लोग कैसे इससे निपटे, हम लोग कैसे अपने देश को इससे थोड़ा सा जितना हो कम से कम असरग्रस्त बनाए। वो सब मेरे ख्याल से करने का टाइम जल्दी आ जाएगा, ऐसे लग रहा है। जी, बिल्कुल। तो आने वाला समय तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमारा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि वो एकदम से चौकन्ने रहें, स्थितियों पर नज़र बनाए रखें। और ख़ास तौर से जब ऐसी स्थितियाँ दुनिया में उत्पन्न हो रही हैं, तो इन स्थितियों में लोग जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है हमेशा उसको भी कट कर देते हैं, और एकदम से एक जो सिर्फ़ ज़रूरी एक्सपेंडिचर होता है उस तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। क्योंकि इस किस्म के हालातों में अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं, और हमारी घर की जो गृहस्थी है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होती है, क्योंकि सारी दुनिया सप्लाई चेन से बंधी हुई है, ग्लोबल विलेज में है। तो अगर कहीं और कुछ होता है तो हमारे यहाँ भी होता है। तो कहते हैं ना कि वो एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़े है। तो कभी-कभी ये हो जाता है कि हम ये सोचें कि यूक्रेन तो बहुत दूर है, उसकी आग हम तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन दोस्तों, ये आग ऐसी है, दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच रही है, और ये आग सबको भस्म कर सकती है। ये एक किस्म का भस्मासुर है, जिससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम इन चर्चाओं को जारी रखेंगे, नेक्स्ट वीक में भी किस किस्म की चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि अभी तो पल-पल बदल रही हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे, हम आशा करेंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि युद्ध समाप्त हो जाए और वापस से शांति की बात हो, ताकि दुनिया के अंदर एक बार फिर से देखा जाए तो चैन और अमन हो, सुकून हो। हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं, और हम ये कहेंगे कि सैनिटी वापस आ जाए। जो रूलर्स हैं, जो आक्रमण कर रहे हैं, लेट देम बी एटलीस्ट सेन, वो इनसैनिटी छोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लूँगा विदा, और नयन भाई का करूँगा शुक्रिया अदा कि वो हमेशा अपना कीमती समय थैंक यू निकालते सो हैं, मच। हमारे साथ जुड़ते हैं, और बहुत अच्छी-अच्छी बात हमारे जो दर्शक हैं उनको बताते हैं। तो दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। तो हमें दीजिएगा आज्ञा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका।